नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या आपको रोहित वेमुला की याद है? उस नौजवान की जिसने 10 साल पहले जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। वह हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था। उसकी छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। वह एक गरीब घर से आया था और उसके लिए पैसे अहमियत रखते थे। वो धरने देता रहा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी और अंततः एक दिन उसने अपनी जान देने का, अपनी तिल तिल होती मौत को एक बार में ख़त्म करने का फैसला किया। आज मैं रोहित वेमुला को क्यों याद कर रहा हूँ? वो मुझे याद है कि 17 जनवरी की तारीख थी जब उसने जान दी और 13 दिन बाद 30 जनवरी को उसका जन्मदिन पड़ना था। वो आज 36 साल का होता, बल्कि 30 जनवरी को अपने 37 साल पूरे कर चुका होता। तो 36-37 साल के एक नौजवान को हम याद कर रहे हैं। मैं क्यों याद कर रहा हूँ? क्योंकि उसकी मौत के 10 साल बाद यूजीसी ने एक इक्विटी गाइडलाइन जारी की है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए, आईआईटीज के लिए, मेडिकल के लिए। कहा है कि अब विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह के भेदभाव को सहन नहीं किया जाएगा। तो इस इक्विटी गाइडलाइन को आने में 10 साल लग गए। ये बात बताती है कि हम किस रफ्तार से अपने यहाँ ऐसे उत्पीड़न को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इन गाइडलाइंस में क्या है मैं आपको बताऊंगा, और उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है जो ज़्यादा दिलचस्प है वो भी बताऊंगा। लेकिन 10 साल पहले जब रोहित वेमुला ने जान दे दी थी तो शायद उससे पैदा हुक हम तक भी पहुंची थी। हमारी आत्माओं में किसी सन्नाटे की तरह, किसी सन्नाटे में वो बजती रही थी। और उससे शायद मुक्त होने के लिए मैंने कुछ कविताएं लिखी थी रोहित वेमुला के लिए। आज उस पर लिखी एक पहली कविता से शुरुआत। 27 साल से मौत की तिल तिल अदा की जा रही किस्तें उसने एक बार में चुकाने का फैसला किया। 27 साल से मौत की तिल तिल अदा की जा रही किस्तें उसने एक बार चुकाने का फैसला किया और एक लंबी छलांग लगाकर चला गया उस बेहद अंधी लंबी सुरंग के पार जो उसकी जिंदगी थी। उसकी लहूलुहान पीठ पर सदियों से पड़ते कोड़ों के निशान थे। उसकी जुबान सिल दी गई थी। अपने जख्मी होठों से जिन शब्दों को वह अपनी मुक्ति के मंत्र की तरह बुदबुदाना चाहता था, उन्हें व्यर्थ बना दिया गया था। उसे दंडित किया गया क्योंकि उसने ऊपर उठने की कोशिश की थी। वह रामायण का शंभूक था, रोम का स्पार्टाकस। वह उन लाखों लाख गुमनाम गुलामों, दासों और शूद्रों की साझा चीख था जो पीटे गए, मारे गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, जिनके कान में सीसा डाला गया, जिनकी आंख निकाल ली गई, जिनके शव सड़ने के लिए छोड़ दिए गए सड़कों पर। वह हमारी आत्मा में चुभता हुआ भारत था जिसे ख़त्म किया जाना ज़रूरी था। इतिहास की ताकतें चुपके से तैयार कर रही थी उसका फंदा। जब वह मारा गया तो बताया गया कि वह कायर था, उसने अपनी जान दे दी। रोहित वेमुला की मौत के 10 साल बाद हालात बहुत बदले नहीं हैं। इन तमाम वर्षों में मैं कई ऐसे नाम और चेहरे याद कर रहा हूँ जिन्होंने इन संस्थानों में पढ़ते हुए, जिनको हम देश के सबसे चमकदार संस्थान मानते हैं, जिनमें हमें लगता है कि देश का भविष्य है, जिनमें देश की प्रतिभा की सबसे अच्छी किस्म पहुँचती है, वहाँ मुझे पायल तड़वी का नाम याद आता है। वो मेडिकल कॉलेज की लड़की जिसने जातीय उत्पीड़न के चलते जान दे दी। इस तरह के भेदभाव क्या बहुत आम हैं? ये सवाल पिछले 10 वर्षों में बार बार पूछा जा रहा है। आज उत्पीड़न बार बार खुदकुशी तक भी पहुंचता रहा है। बीते 5 साल के आईआईटीज के आंकड़े बताते हैं कि 65 बच्चों ने वहाँ खुदकुशी कर ली। सबके सब जातिगत उत्पीड़न के मारे नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पीछे पढ़ाई का दबाव भी था
और भी वजह रही होगी, लेकिन उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसने अपने लगातार हो रहे उत्पीड़न के चलते, अपने साथ हो रहे भेदभाव के चलते मृत्यु का रास्ता चुना। वो शायद इस वजह से डिप्रेशन में गए, वो इस वजह से उन्होंने ऐसी टूटन महसूस की, ऐसा अकेलापन महसूस किया, जिसमें उनको लगा कि जान दे देना ही बेहतर है। तो अब यूजीसी एक गाइडलाइन लेके आई है। इस गाइडलाइन में कुछ अच्छी बातें हैं। एक बात तो कही गई कि एक इक्विटी कमीशन बनाया जाएगा, समता आयोग, जो ऐसे तमाम मामलों पे अपनी नज़र रखेगा, इन पे सख्त कार्रवाई के लिए वो काम करेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा कोई भेदभाव आएगा, उसकी शिकायत आएगी, तो उसके जिम्मेदार जो होंगे वो इन इंस्टीट्यूट्स के प्रमुख होंगे, डायरेक्टर हों, वीसी हों, जो भी हों, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा हर संस्थान में समान अवसर केंद्र बनेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, जो कमज़ोर समूहों से आने वाले छात्रों और कर्मचारियों को सलाह देंगे, उनकी मदद करेंगे, उन्हें शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सलाह भी देंगे, उनका दिशा निर्देश करेंगे। ये लाइन है। इसके अलावा वो भेदभाव की सारी शिकायतें तो देखेंगे ही, जो कंप्लेंट्स आएंगी छात्रों से कि उनको किसी भी रूप में, वो कई बार बहुत परोक्ष रूप में भेदभाव होता है, कई बार वो इतना बारीक होता है कि आप उसकी ठीक से शिकायत तक नहीं कर पाते हैं, आपके भीतर कोई चीज़ चुभती रह जाती है और आपको लगता है कि इसको कहें तो कैसे कहें। तो ऐसी तमाम शिकायतें इस केंद्र तक आ सकेंगी और ऐसी रिपोर्ट्स ऑनलाइन तैयार की जाएगी, एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें इस तरह की रिपोर्ट हो। तो कम से कम अब यूजीसी जो है इस मोड़ पे है कि उसने माना कि तमाम संस्थानों में भेदभाव होता है। अच्छे मामला पिछले 10 वर्षों में लगातार मीडिया में सुर्खियों में आता रहा है। इसी हफ्ते आईआईटी के इन 15 दिनों में आईआईटी कानपुर के 2 छात्रों ने खुदकुशी की है। आप जब भी सुसाइड एंड डिस्क्रिमिनेशन शब्द गूगल पे डालेंगे, आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी और ये भी पता चलता रहेगा कि ज़्यादातर खुदकुशी, ज़्यादातर आत्महत्या के मामलों के पीछे सामाजिक भेदभाव ही प्रमुख कारण है। बल्कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उठाया और यूजीसी से जवाब भी मांगा, रिपोर्ट मांगी। यूजीसी ने माना कि पिछले 5 वर्षों में 1100 से ज़्यादा ऐसी शिकायतें आई हैं। हालांकि उसने जोड़ा कि उसमें 90% शिकायतों का निपटारा हो चुका है। निपटारा हम जानते हैं कि कैसे होता है। ये बात रेहुत में मिला और कई दूसरे लोगों की खुदकुशी के बाद भी कही गई थी कि संस्थानों के भीतर इस तरह के भेदभाव से लड़ने का कोई मैकेनिज्म पर्याप्त नहीं है। तो अब एक मैकेनिज्म बनता दिख रहा है। हालांकि इस पे बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कायदे से तो ये हमारे संविधान की प्रतिज्ञा है कि हम कोई भेदभाव नहीं मानेंगे, हर तरह के भेदभाव को अपराध घोषित करेंगे। लेकिन उस संविधान के लागू होने के 77 साल बाद भी, यानी 26 जनवरी आने को है बिल्कुल, जब हमने ये संविधान अंगीकार किया था, हम देख रहे हैं कि सामाजिक जड़ता, सामाजिक उत्पीड़न, पूर्वग्रह, जातिगत भेदभाव, सब कुछ लगभग जस के तस बने हुए हैं। कुछ मामलों में वो बढ़ भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिनको संविधान पे अमल करना है, जिनको कानूनों पे अमल करना है, शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो यूजीसी की गाइडलाइंस के सामने भी ये बाधा आ सकती है। अभी ही जब इन गाइडलाइंस पे चर्चा हो रही है, छात्रों का एक समूह, जो जाहिर है कि अगड़े वर्ग के छात्र हैं, चिंता जता रहे कि अब तो वो मामूली शिकायतों पे दंडित किए जाएंगे। बल्कि मैं एक प्रतिक्रिया देख रहा था, उस छात्र ने बहुत दिलचस्प ढंग से कहा कि अगर अब हमारे मुंह से, और उसने एक जाति सूचक गाली दी कि गलती से शब्द भी निकल गया, तो क्या हम इसके लिए सजा पाएंगे, इसके लिए हमें दंडित किया जाएगा। कितना मासूम और भोला भाला तर्क है ये कि आप गाली भी दें, आपको सज़ा न मिले। आपने कभी सोचा कि गाली आपके मुंह में आई कहाँ से, ये किस कुंठा का,
किस सामंती ऐंठ और अकड़ का, किस जातिगत अकड़ का नतीजा है। आपको उससे मुक्ति पानी, आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी गाली छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आप चाहते हैं कि ये अन्याय बना रहे, ये उत्पीड़न बना रहे, समता का रास्ता तैयार न हो। तो दोस्तों, बहुत कठिन है डगर समता की पनघट की, ये आसान नहीं है। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन याद दिला रही है कि इतिहास का चक्का चाहे धीरे धीरे चले, वो चलता है और न्याय की प्रक्रिया अंततः किसी मोड़ पे देर सवेर पहुंचती है। आखिर इसी भरोसे हम सब कुछ करते हैं। हमारा संविधान जो गारंटी हमें दे रहा है, उनमें कुछ हमने हासिल की हैं और बहुत सारी हासिल करनी बाकी हैं। तो इतिहास अपना काम करेगा। जो लोग अभी इस तरह के कानूनों का, इस तरह की गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, वो धीरे धीरे रास्ते पे आएंगे। और मैं जिन कविताओं की चर्चा कर रहा था, मुझे याद है कि मैंने तब भी लिखा था कि हमें तो उसका शोक मनाने का हक नहीं, हम तो उसे ठीक से जानते तक नहीं, हमने कभी देखा तक नहीं था किस हाल में जीता था, किस तरह मरता था, क्यों लड़ता था। जब उसे इंतज़ार था हमारा, तब हम दूर खड़े रहे, उसकी यातना से बेखबर या बेपरवाह। कोई नहीं जानता जिस बैनर से वह ताकत हासिल करता था, उसे मौत की रस्सी में बदलने से पहले उसने कितनी रस्सियां थामने की कोशिश की होंगी। उस सर्द एहसास तक पहुंचने से पहले जिसमें कोई उदासी नहीं होती, ऐसा निचाट खालीपन होता है, उसने कितनी बार शब्दों की आंच की ऊष्मा चाहिए होगी। जब यह छोटी सी डोर भी छिनती लगी उसे, तो उसने रस्सी बनाई और चला गया सब कुछ छोड़कर। जान देकर ही असल में उसने हासिल की वो जिंदगी जिसका वह जीते जी हकदार था और जो हक हमसे अदा न हुआ। दोस्तों, श्रृंखला की आखिरी कविता थी जो मुझे कल याद आई इस यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन एक दिन यह कर्ज इतिहास को चुकाना होगा। एक दिन एकलव्य लौटेगा अपना रिश्ता हुआ अंगूठा मांगने। एक दिन रोम स्पार्टाकस का होगा। एक दिन शंभूक वाल्मीकि के सामने खड़ा होगा, पूछेगा आदि कवि से किस अपराध में एक महाकाव्य पर उसके खून के छींटे डाले गए। अपने खून से जो स्याही तुमने बनाई है रोहित वेमुला, एक दिन वह भी काम आएगी। आज उसी स्याही से यूजीसी की गाइडलाइन लिखी गई होगी। मैं ये मानता हूँ और मान के चल रहा हूँ कि लड़ाई लंबी है, लेकिन एक दिन जीत इसमें समतावादी मूल्यों की होगी। उस समाज का सपना देखने वालों की होगी जो बराबरी का हो, जिसमें किसी के प्रति अन्याय और उत्पीड़न न हो। इस भोली सी कामना के साथ आज यही बात खत्म करते हैं। शुक्रिया।